नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है डिवाइसेस। तो इसमें भी सीधा क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट कैपिटल N इज इक्वल टू 2⁻⁹, 3⁻10 and 7⁻20. Then find first part, total number of divisors of n. Second part, total number of proper divisors of n, that is excluding n. Third part, sum of all divisors. Fourth part, number of divisors which are multiple of 80. Fifth part, sum of all divisors which are multiple of 28. Sixth part, sum of reciprocal of all divisors, और देख लिया। सेवेंथ पार्ट, नंबर ऑफ ways in which n can be divided into two parts। ठीक है, अभी तो इतना करते हैं, फिर बाकी बाद में करेंगे। डिवाइज़र का मतलब क्या है कि हम इसको ऐसे देख सकते हैं, अ डिवाइज़र ऑफ एन विल बी ऑफ द टाइप 2⁻⁴, 3⁻⁴ into 7⁻⁴, where λ1 can take values like 0, 1, 2 up till 9. λ2 can take values 0, 1, 2 up till 10. λ3 can take values 0 up till 20. कोई भी जो डिवाइज़र होगा वो इस टाइप का होगा, उसमें 2 की कुछ पावर आ रही होगी। इसके अंदर n के अंदर, कैपिटल N के अंदर कौन कौन प्राइम इन्वॉल्व है? 2, 3 एंड 7। तो 2, 3 एंड 7 को छोड़ के तो कुछ भी नहीं आ सकता। मतलब अगर डिवाइज़र के अंदर 5 आ गया तो वो तो n को डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि n के पास तो 5 अवेलेबल ही नहीं है। पहली बात तो ये हो गया। और 2, 3, 7 में भी पावर n में जो अवेलेबल पावर उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, वरना डिवाइड कैसे करेगा? मान अगर मैंने एक नंबर लिया 2⁻10 और 2⁻10 से जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो 2⁻9 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा रहेगा, तो डिविजिबल तो नहीं हुआ ये। ठीक है, तो डिवाइज़र का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली मेरे को λ1, λ2 और λ3 सेलेक्ट करना है, और λ1 के पास 0 से लेके 9 तक ऑप्शन है। मतलब डिवाइज़र में 2 आए, कोई ज़रूरी थोड़ा है। अगर मैंने नंबर कोई लिया केवल 3, ओनली 3, then that will also be the divisor, that will also be one of the divisors।
तो इस प्रॉब्लम को तो हम बेसिकली सिलेक्शन का प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। हम इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि पहला बॉक्स है, उसके अंदर दो 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 ऐसे 9 बार 2 पड़े हुए हैं आइडेंटिकल चीज़ें। दूसरे बॉक्स के अंदर ऐसे 3 3 3 पड़े हुए हैं, ये ठीक है, ये 10 थिंग्स हैं, दे आर 9 थिंग्स। एंड तीसरे बॉक्स के अंदर 7 7 7 ऐसे पड़े हुए हैं, इसके अंदर 27 पड़े हैं। तो दिस इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन कि इन 3 बॉक्स से कुछ भी उठा लो। तो ऑफकोर्स अगर इसके अंदर 2 2 2 9 बार पड़ा हुआ है तो 2 9 से ज़्यादा उठेगा ही नहीं, 10 बार 2 थोड़ा उठ जाए, ठीक है। तो अब आंसर लिखना हम चालू कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन। तो कितने एन हो जाएंगे? जितने तरीके से हम लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जितने तरीके से इन 3 बॉक्सेस से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कितना सेलेक्ट करना है? कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तीनों से अगर हमने 0 0 0 भी सेलेक्ट किया तो भी बेसिकली 2⁻0, 3⁻0 एंड 7⁻0 आ जाएगा। उसको हम बोलेंगे 1 एंड 1 इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिवाइजर, तो वो भी चलेगा। मतलब इस वाले केस में 0 सिलेक्शन इज़ ऑल्सो ए वैलिड सिलेक्शन। तो हमारा नेट आंसर कितना आएगा? यहाँ से उठाने के कितने तरीके? 10। यहाँ से उठाने के, या फिर लैम्डा 2 के पास कितने ऑप्शन है? 11 इंटू लैम्डा 3 के पास कितना ऑप्शन है? 21। तो ये पहले का आंसर हो गया। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितना हो जाएगा? n। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n कितना हो जाएगा? ये कि यहाँ पे जो पावर है उसको हम 0 से लेके 9 तक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करने के कितने ऑप्शन हैं हमारे पास? 10। लैम्डा 2 को हम 0 से लेके 10 तक सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास कितना ऑप्शन हो गया? 11। एंड ऐसे ही फिर 21 हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या बोला? नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर, सॉरी, सेकेंड पार्ट क्या? टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ एन। अब देखो प्रॉपर डिवाइजर किसको बोलते हैं? इसमें कुछ लोग तो क्या करेंगे? n और 1 को एक्सक्लूड करेंगे, कुछ लोग केवल n को एक्सक्लूड करेंगे। तो इसलिए हमने प्रॉपर्ली लिख दिया कि एक्सक्लूडिंग n, मतलब n को हटाना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली IIT में अगर क्वेश्चन आएगा तो दे विल डिफाइन कि प्रॉपर का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं, 10 इंटू 11 इंटू 21, ये जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स है इसके अंदर 1 भी है, इसके अंदर 1 भी काउंट हुआ है, इसके अंदर n भी काउंट हुआ है। तो बस हमें n काउंट नहीं करना, तो इसलिए 1 घटा दिया, तो ये आंसर आ गया सेकेंड पार्ट का, ठीक है। थर्ड पार्ट का क्या है? सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। यहाँ पे तो हमने केवल ये बताया था कि कितने डिवाइजर बनेंगे। थर्ड पार्ट में हमें ये देखना है कि जितने भी डिवाइजर बने उन सबको जोड़ना है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन है, अगर तुमने पहले से कर रखा है तो समझ में आ जाएगा, वरना हैंड्स फोर्थ इसके आगे यू शुड बी एबल टू डू इट दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो रिक्वायर्ड सम क्या आ जाएगा? हमने क्या किया? पहले ब्रैकेट में 1 + 2 + 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 2⁻9 तक लिया, ठीक है। फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 + 3 + 3 स्क्वायर अप टिल 3⁻10 तक लिया। तीसरे ब्रैकेट में 1 + 7 + 7 स्क्वायर 7 क्यूब 7⁻20 तक लिया। अब इन 3 ब्रैकेट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें, ओपन कर दें और मल्टीप्लाई कर दें, देन ईच टर्म विल रिप्रेजेंट ए डिवाइजर। और जो डिफरेंट टर्म्स बनेंगे उनके बीच में ऑलरेडी प्लस लिखा होगा, तो मतलब अपने आप डिवाइजर बन के जुड़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हर जगह से हमने 1 उठाया तो एक टर्म ये आ गया, यहाँ से 1 उठाया, यहाँ से 3 उठाया, यहाँ से 1 उठाया, तो 1 3 1। यहाँ से मान लिया 1 उठाया, दूसरी जगह से 3 उठाया, तीसरी जगह से 7 उठाया, पहली जगह से 2 उठाया, दूसरी जगह से 3 का स्क्वायर उठाया, तीसरी जगह से 7 क्यूब उठाया, तो ये भी एक टर्म बनेगा। यहाँ से 2 निकाला, इंटू दिस, मतलब इसका हमने 1 उठाया, इन सारे टर्म से मल्टीप्लाई होंगे और वो जो सारे टर्म होंगे वो फिर सारे टर्म इन सारे टर्म से मल्टीप्लाई होंगे। तो नाउ यू कैन थिंक कि ऐसे करके कोई भी डिवाइजर सोचो अपने आप, मतलब अगर इसका मेरे को एक डिवाइजर सोचना है
तो आई कैन थिंक 2 रेस्ट पर 7, 3 रेस्ट पर 5, 7 रेस्ट पर 11, ये भी एक डिवाइजर आएगा इसका। तो यहाँ पे बन जाएगा कि पहले ब्रैकेट में से 2 रेस्ट पर 9 वाला 7 वाला टर्म लिया, उसको फिर 3 रेस्ट पर 10 वाले से मल्टीप्लाई, 3 रेस्ट पर 5 वाला टर्म लिया, 7 रेस्ट पर 11 वाला टर्म लिया, उसको मल्टीप्लाई किया, तो वो भी एक टर्म इसके अंदर होगा, एक ही बार होगा। तो नाउ यू थिंक ऑफ एनी डिवाइजर दैट विल बी प्रेजेंट ओवर हियर, और वाइस वर्सा यू टेक एनी टर्म फ्रॉम दिस समेशन दैट विल रिप्रेजेंट ए डिवाइजर। तो इसमें अल्टीमेटली क्या हुआ, सारे डिवाइजर बन के अपने आप जुड़ गए, और ये जो चीज़ है ये जीपी है। तो इफ़ यू वांट टू सम यू कैन सम ऑल्सो। ए फर्स्ट टर्म इज 1, 2 रेस्ट पर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन r-1 इंटू दूसरे वाले केस में भी 3 रेस्ट पर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन 3-1, 7 रेस्ट पर 21 7-1, ये सम हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 2, तो 1/12, 2 रेस्ट पर 10-1, 3 रेस्ट पर 11-1, 7 रेस्ट पर 21-1, ऐसे आएगा। तो ये सम भी चल जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट। अब आ जाता है फोर्थ पार्ट, नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 18। तो मल्टीपल ऑफ 18 का मतलब क्या है कि 18 को ले सकते हैं 2 × 9 एंड 9 इज बेसिकली 3 स्क्वायर। तो जो भी डिवाइजर आ रहा है उसको 18 का मल्टीपल होने के लिए उसके अंदर 2 कम से कम एक बार प्रेजेंट होना चाहिए एंड 3 कम से कम 2 बार प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, डिवाइजर तो अभी भी इसी टाइप का आएगा, 2 रेस्ट पर λ1, 3 रेस्ट पर λ2, 7 रेस्ट पर λ3, इसी टाइप का डिवाइजर आएगा, कोई नए टाइप का डिवाइजर नहीं आ जाएगा। बस इस बार क्या होगा कि जो λ1 की वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3 नहीं चलेगा, 1 के आगे चलेगा, 1 एंड 1 के आगे चलेगा। तो मिनिमम 1, 2 होना चाहिए, मिनिमम 2, 3 होना चाहिए, तो λ2 की वैल्यू मिनिमम 2 आएगी। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिवाइजर्स को ऐसे लिख सकते हैं कि λ1 का वैल्यू कितना हो गया, 0 ऑप्शन में से हट गया तो 9 हो गया ये। ठीक है, λ2 का वैल्यू कितना हो गया, 3 की जो पावर है, अब वो 0 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, 2 या 2 से बड़ा होगा। तो पहले 11 ऑप्शन थे, अब 9 ऑप्शन बचे। ठीक है, और 7 से कोई मतलब नहीं है, 7 कुछ भी हो सकता है, तो 7 के लिए तो उतना ही ऑप्शन रहा 21। तो ये आंसर आ गया। तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने आ जाएंगे, ये। दिस इज फोर्थ पार्ट। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 28। तो अगेन 28 कितना हो गया, 7 × 2 स्क्वायर, ये। ठीक है, तो जो 28 के डिवाइजर्स होंगे उनको बना के जोड़ना है। देखो, सारे डिवाइजर्स को जोड़ना था तो हमने ऐसे लिया, और इसमें हमने लॉजिक क्या दिया कि पहले ब्रैकेट से कुछ निकालो, दूसरे ब्रैकेट से कुछ निकालो, तीसरे ब्रैकेट से कोई टर्म निकालो, उनको मल्टीप्लाई करो, तो दैट विल रिप्रेजेंट अ डिवाइजर। तो अगर मेरे को डिवाइजर 28 का मल्टीपल चाहिए, तो जो भी यहाँ पे डिवाइजर बनना है, जो भी ये सब डिवाइजर बने, सब में एक 28 तो आनी चाहिए। उसका मतलब क्या है कि जो 2 है, नंबर 2 है, वो 2 बार प्रेजेंट होना चाहिए कम से कम, एंड जो 7 है वो कम से कम एक बार प्रेजेंट होना चाहिए। तो 7 कम से कम एक बार प्रेजेंट होना चाहिए। इस बात को हम इंश्योर कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम 1 मिटा दें और 7 से ही चालू करें, तो फिर क्या होगा कि इस ब्रैकेट से जो भी नंबर निकलेगा वो 7 या 7 से बड़ा ही निकलेगा। तो दैट विल इंश्योर कि 7 एक बार आएगा। ऐसे यहाँ पे 1 और 2 लिखे ही ना, हम यहाँ से ब्रैकेट चालू करें। तो अब देखो, लॉजिकली समझ में आ रहा होगा, अगर ये समझ में आ गया कि अगर हम ऐसे ब्रैकेट बना के मल्टीप्लाई करें, तो कोई भी टर्म बनाओ, उसमें 2 का जो पावर है वो कम से कम 2 आएगा, एंड यहाँ पे भी 1 हटा दें तो 7 का पावर कम से कम 1 आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि इस फिफ्थ पार्ट में रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट से हमने क्या किया, 1 हटा दिया, तो 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन 2 रेस्ट पर 9 इंटू 1, 3 को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऐसे ही रहेगा, 3 रेस्ट पर 10, और 2 स्क्वायर चाहिए था,
तो यहाँ से चालू करना पड़ेगा 2 स्क्वायर, और जो तीसरा ब्रैकेट है उसमें एक साथ चाहिए तो 7 स्क्वायर, 7 क्यूब प्लस 7 रेज़्ड पावर 20, यह आ जाएगा सम। इफ़ यू वांट इसको हम सम कर सकते हैं, 4 इंटू 2 रेज़्ड पावर नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 8 माइनस दिस, ये तो 3 रेज़्ड पावर 11 माइनस 1/3 माइनस 1, और ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म 7 रेज़्ड पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 7 माइनस, दिस विल बी द टोटल समेशन, जो भी हमारा रिक्वायर्ड सम है, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 5 पार्ट्स। सिक्स्थ पार्ट, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल डिवाइजर्स। ठीक है, सॉल्यूशन में 7th पार्ट, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल डिवाइजर्स। अब तुम इसको ऐसे देखो कि n जो लिखा है 2 रेज़्ड पावर 9 इंटू 3 रेज़्ड पावर 10 इंटू 7 रेज़्ड पावर 20, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 रेज़्ड पावर 9 इंटू 3 रेज़्ड पावर 10 इंटू 7 रेज़्ड पावर 20। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़्ड पावर 8 और 3 यहाँ लिख लिया, 2 इंटू 3 रेज़्ड पावर 9 7 रेज़्ड पावर 20 यहाँ लिख लिया। तो ये भी टर्म एक डिवाइज़र है, ये भी टर्म एक डिवाइज़र है। ठीक है, अगर मान लिया ये डिवाइज़र 1 है तो इसको हम डिवाइज़र D1 डैश बोल दें, ये भी डिवाइज़र है क्योंकि ये भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइज़र है, ये भी डिवाइड करेगा। ऐसे अगर मान लिया ये D2 है तो D2 डैश भी होगा इसी के अंदर। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, डिवाइज़र का मतलब क्या है कि जो n को डिवाइड कर दे। अगर मैंने n को किसी भी डिवाइज़र से डिवाइड किया तो एक आंसर आएगा, वो जो आंसर होगा वो भी खुद एक डिवाइज़र होगा उसी n का। जैसे अगर इस नंबर को मैंने इससे डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा? ये आएगा, तो ये भी एक डिवाइज़र है। तो हमने मान लिया इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री डिवाइज़र बोल दिया, ऐसी एक टर्म दे दिया। ये कोई वर्ड नहीं होता, ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ समझाने के लिए कि मान लिया ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री डिवाइज़र्स हैं। ठीक है, ऐसे ही D1 एंड D1 डैश कॉम्प्लीमेंट्री डिवाइज़र्स हैं एक दूसरे के। मतलब अगर एक डिवाइज़र से हम n को डिवाइड करें तो दूसरे वाला आ जाएगा। ठीक है, मतलब D1 डैश का मतलब क्या हो गया कि नंबर को अगर मैं D1 से डिवाइड करूं, इस डिवाइज़र से डिवाइड करूं तो एक दूसरा डिवाइज़र आ जाएगा। 6th पार्ट में या 7th पार्ट में हमें चाहिए क्या? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल डिवाइज़र्स। मतलब वी वांट कि 1/D1 प्लस 1/D2 प्लस 1/D3 प्लस एंड सो ऑन, ये सम चाहिए। ठीक है, सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो सम चाहिए और रेसिप्रोकल का सम चाहिए, ये मेरे को निकालना है। दिस इज रिक्वायर्ड सम। तो हमने क्या किया, इसको n से डिवाइड किया, n से मतलब आगे चल के कहीं 1/D1 डैश भी आ रहा होगा एंड सो ऑन, 1/D2 डैश भी आ रहा होगा एंड सो ऑन, जितने भी डिवाइज़र आ जाएंगे सब लिखे होंगे, क्योंकि ये भी डिवाइज़र है, ये भी डिवाइज़र है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको पूरे को n से डिवाइड किया एंड मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा n/D2 एंड सो ऑन, बीच में कहीं D1 डैश भी आएगा, D2 डैश भी आएगा, प्लस एंड सो ऑन। ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, ऑफकोर्स जितने डिवाइज़र है उतना ही है, उतने ही टर्म्स हैं बस। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1/n। नाउ यू शुड अप्रिशिएट कि n/D1 जो है वो D1 डैश है, तो इस टर्म की जगह D1 डैश आ जाएगा, n/D2 की जगह D2 डैश आ जाएगा।
ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, आगे चल के कहीं यहाँ D1 आ जाएगा, D2 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये सारे डिवाइजर वापस आ जाएंगे, ठीक है, तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स आ जाएगा। नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू 1/n, और सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स हमने बोला था कि कैसे लिखते हैं, तो n की जगह भी चलो ये लिख लिया 2⁻9, 3⁻10, 7⁻20 इंटू सारे डिवाइजर्स का सम लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, और ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है इसी के अंदर कहीं पे, तो वो सम कितना आएगा, वही फिर 1 + 2 + 2 स्क्वायर अप टिल 2⁻9, 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टिल 3⁻10, ऐसे ही 1 + 7, 7⁻20 तक ये आ जाएगा सम। तो रेसिप्रोकल का सम जो है 6th पार्ट का आंसर ये हो गया, ठीक है। अब 7th पार्ट का आंसर, सेवेंथ पार्ट में उसने क्या बोला है कि नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, n कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कि n को हम 2 पार्ट में कैसे तोड़ सकते हैं। तो आंसर इज कि ये जो 2 पार्ट हैं ये, ठीक है, ये बेसिकली एक तरीका हो गया n को 2 पार्ट में तोड़ने का, ये दूसरा तरीका हो गया। तो हमें यही काउंट करना है कि ऐसे कितने तरीके से तोड़ सकते हैं। एक n को हम ऐसे ले सकते हैं 1 × n, वो भी एक तरीका हो गया। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखो अगर हमने इसको ऐसे लिखा है तो ये D1 डिवाइज़र के करस्पॉन्डिंग ऐसे तोड़ा गया है, ये D2 डिवाइज़र के करस्पॉन्डिंग ऐसे तोड़ा गया है, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे, ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं और दूसरे टर्म में कि n में से अगर हमने एक डिवाइज़र निकाल लिया तो कुछ बच जाएगा। तो जितने तरीके से हम डिवाइजर्स निकाल सकते हैं उतने ही तरीके से हम इसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने ये बोला कि n का एक डिवाइज़र 2⁻9 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक तरीका ये हो गया तोड़ने का। फिर n का एक डिवाइज़र 2�8 × 3 है, तो अगर हम 2�8× 3 निकालें तो जो बच गया उससे n बन जाएगा पूरा। तो ये दूसरा तरीका हो गया। बस एक थोड़ा सा गड़बड़ क्या है, थोड़ा सा हमें और क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा आंसर। इसने केवल ये बोला कि n को हमें 2 पार्ट में तोड़ना है। तो जब हम डिवाइज़र गिनेंगे तो एक बार तो ये एज ए डिवाइज़र गिना जाएगा, एक बार ये एज ए डिवाइज़र गिना जाएगा, ठीक है। तो जब ये गिना गया तो हम क्या बोलेंगे कि n को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, और जब ये गिना गया तब हम बोलेंगे n को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। अब ये जो 2 पार्ट में तोड़ना है ये तरीका तो एक ही है, एक बार ये इस तरफ से गिना जा रहा है, एक बार ये इस तरफ से गिना जा रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री डिवाइजर्स हैं दोनों की तरफ से एक ही तरीके से n तोड़ा जा सकता है। तो जैसे अभी मैंने बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री डिवाइजर ऐसे कोई टर्म नहीं होता है, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो 2 कॉम्प्लीमेंट्री डिवाइजर्स हैं इनके करस्पॉन्डिंग n को तोड़ने का एक ही तरीका है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या होगा, हम देखेंगे कितने डिवाइजर्स बन सकते हैं और उसको बाई 2 कर दिया तो आंसर आ जाएगा। तो कितने डिवाइजर्स बन सकते हैं, 10, 11, 21/2, यही आंसर हो गया। बाई 2 क्यों किया है, क्योंकि हम ये बोलेंगे 10 × 11 × 21 तो हो गया कि इसको 2 पार्ट में कैसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको देखो एक्सप्लेन करने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे n लिखा है, ठीक है, n को हमने a × b के बराबर लिख लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो 2 है वो a और b के बीच में बांट दिया, पहले हमने बांट दिया, मतलब हमने ऐसे बोला कि n को हमने 2 लोगों में बांट रहे हैं, n के पास जो है वो 2 लोगों में बांट रहे हैं, एक a हो गया एक b हो गया। तो हमने 2�9 उठाया, उसको बांट दिया इन दोनों के बीच में। फिर हमने 3⁻10 उठाया, उनको बांट दिया इन दोनों के बीच में। तो 2⁻10 मतलब 2�9 का मतलब क्या कि 2 2 2 2 9 टाइम्स है,
उसका मतलब क्या है कि हमारे पास 9 आइडेंटिकल चीज़ें हैं जो मेरे को 2 लोगों को बांटनी है। ठीक है, तो आइडेंटिकल चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं R-1 CR-1 प्लस n, या फिर सीधा सीधा बोल सकते हैं कि अगर 2 ही लोग हैं और 9 चीज़ देनी है तो पहले वाले बंदे को 0 से लेकर 9 तक कुछ भी मिल जाएगा, तो 10 तरीके हो गए इसको 2 देने के। या तो हमने 0 2 दिया, जो 2 बच गए वो B पे चले गए। अगर मान लिया हमने A को 3 2 दिया, 1 2 दूसरा 2 तीसरा 2, तो जो 6 बच जाएगा वो B के पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो A को 2 डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हैं? 10। फिर 3 3 3, मतलब ये तो ऐसे हो गया कि हमने एप्पल बांट दिए। अब हमारे पास 10 बनाना है, अब वो 10 बनाना, आइडेंटिकल बनाना, हमें A और B के बीच में बांटने हैं। तो कितने तरीके से बांट सकते हैं? 11 तरीके से, क्योंकि आइडेंटिकल हैं। तो ये मैटर तो नहीं करता कि कौन सा बनाना किसके पास गया है, केवल ये मैटर करता है कि कितने बनाना मिला है A को। तो A को 0 से लेके 10 तक कितने तरीके से दे सकते हैं? 11 तरीके से। फिर ऐसे ये कोई तीसरा फ्रूट आ गया, आइडेंटिकल 20 चीज़ें हैं, उनको कितने तरीके से दे सकते हैं? 21 तरीके से। ठीक है, तो 10 इंटू 11 इंटू 21, इतने तरीके से इसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। बट ये जो होगा 10 इंटू 11 इंटू 21, दिस विल बी बेसिकली ऑर्डर्ड सिलेक्शन, दिस विल बी बेसिकली ऑर्डर्ड। उसका मतलब क्या है कि हम A को दे रहे हैं ना, हमने ऐसे की ना, A को दिया और जो बच गया वो B पे चला गया। A को मान लिया हमने ऐसे दिया 2 इंटू 3, इसको गया 2 रेज़ टू पावर 8, 3 रेज़ टू पावर 9, 7 रेज़ टू पावर 20। ये भी इसमें काउंट हो गया 10 11 और 21 में। 2 रेज़ टू पावर 8, 3 रेज़ टू पावर 9, 7 रेज़ टू पावर 20 अगर इधर आ जाए, 2 इंटू 3 इधर आ जाए, तो ये भी एक तरीका हो गया 2 पार्ट में ब्रेक करने के लिए। ठीक है, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। बट क्वेश्चन में उसने A और B का तो नाम लिया ही नहीं, उसने तो ये बोला कि 2 पार्ट में कैसे तोड़ सकते हैं। अब एक पार्ट यहाँ रखा है, एक पार्ट यहाँ रखा है, या ऐसे रखा है, दोनों ही की बातें, बस तोड़ना है हमें। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये और ये एक ही बात है, बट यहाँ पे ये अलग अलग काउंट हुआ है केवल न्यूमरेटर में, इसलिए हमने बाई 2 कर दिया, क्योंकि ये दोनों हमारे हिसाब से इन दोनों केसेस के लिए एक ही आंसर आएगा। ये ठीक है, दिस इज जस्ट वन वे ऑफ ब्रेकिंग n इंटू 2 पार्ट्स। ये हो गया 7th पार्ट। ठीक है, अब मान लिया 8th पार्ट। नंबर ऑफ वेज इन विच n 2n can be broken into 2 parts। फिर 9th, नंबर ऑफ वेज in which n can be divided into 2 parts which are co-prime। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है जो आपस में को-प्राइम है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 10th, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ n इज इक्वल्स टू x y z w।
ठीक है, और एक ले लेते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन विच आर ऑफ द टाइप 4k प्लस 1। 4k प्लस 1 का मतलब क्या है कि 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आना चाहिए। ठीक है, 12 नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n विच आर परफेक्ट स्क्वायर। ये बेसिकली क्वेश्चन एक नहीं है, 12 क्वेश्चन है। इसको तो हम 12 क्वेश्चंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स वी आर कवरिंग। ये ठीक है, थ्रू वन क्वेश्चन ओनली। क्वेश्चन में 8 में क्या है, नंबर ऑफ वेज इन विच 2n कैन बी ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, तो 8th पार्ट जो है उसको तो एग्जैक्टली ऐसे कर सकते हैं, 2n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक 2 एक्स्ट्रा आ गया तो दिस विल बी 2 रेस्ट पर 10, 3 रेस्ट पर 10, 7 रेस्ट पर 20। ठीक है, जो 2 पार्ट में तोड़ने वाला तरीका था वो हमने क्या बोला कि इसको लिख लिया a इंटू बी और 2 उठा के a और b के बीच में बांट दिया, फिर हमने 3 को भी बांट दिया a और b के बीच में, और फिर हमने 7 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो 2 को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हो गए, 11, फिर 3 को डिस्ट्रीब्यूट करने के 11, 7 को डिस्ट्रीब्यूट करने के 21, तो 11 इंटू 11 इंटू 21। इतने तरीके से हम इसको 2 ऑर्डर्ड पार्ट में बांट सकते हैं। ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है, ऑर्डर में ये मैटर करता है कि पहला कौन है दूसरा कौन है। ठीक है, अनऑर्डर का मतलब ये नहीं मैटर नहीं करता कि पहला कौन है दूसरा कौन है, बस कौन कौन है ये मैटर करता है। तो ये तो बेसिकली 2n को 2 पार्ट में ब्रेक करने का तरीका हो गया एंड दिस इज ऑर्डर्ड। बट अगर हमने क्वेश्चन के हिसाब से बोला कि इट कैन बी ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, तो ऑफकोर्स वो ऑर्डर्ड नहीं है, मतलब हमें बाई 2 करना पड़ेगा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। ठीक है, तो हमने कर दिया बाई 2। अब बाई 2 करने के बाद यू विल बी नोटिसिंग कि यार ये तो आंसर गलत है, इसमें तो कुछ गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, क्योंकि ऑड 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 है। 3 ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ऑड नंबर ही आएगा, उसको अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो वो इंटीजर तो आएगी, तो ये तो नंबर ऑफ वेज तो इंटीजर होना चाहिए ना। हम ये थोड़ा ना बोल सकते हैं कि ये काम करने का 4.5 तरीका है, ऐसा थोड़ा ना होगा। इट हैज़ टू बी ए नेचुरल नंबर, इट हैज़ टू बी एन इंटीजर। तो ये आंसर तो गलत है पक्का। तो लास्ट पार्ट में तो ये चल गया था, इस बार क्या गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो गड़बड़ ये हो गया कि इफ़ यू नोटिस 2n के अंदर ये सारी पावर इवन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उठेगा कि हमने बाई 2 किया ही क्यों था। वो हमने इसलिए किया था, 2n को मान लिया 1 मिनट के लिए n1, कि जो n1 है दैट इज 2 रेस्ट पर 10, 3 रेस्ट पर 10, 7 रेस्ट पर 20। इसको हमने मान लिया a और b 2 पार्ट में ब्रेक किया
और a के पास मान लिया ऐसे गया 2⁵, तो बचा हुआ b के पास चला जाएगा 3⁻10 7⁻20, या इधर आ गया मान लिया 7⁻10 इंटू 3⁵, तो इधर आ जाएगा 2⁻10 3⁵, 7⁻10, ऐसे इधर आ जाएगा बचा हुआ। फिर हमने बोला था कि जब ऐसे बन रहा है तो ऐसे भी बनेगा कि इधर 2⁻10 आ जाए, 3⁵ आ जाए, 7⁻10 आ जाए, और इधर 7⁻10 आ जाए, ये 3⁵। तो ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है इसके अंदर ये एंड ये दो सेपरेट केस की तरह काउंट हुआ है। इसी को नलिफाई करने के लिए, इसी को हटाने के लिए हमने बाई 2 किया, इसीलिए हमने बोला कि बाई 2 कर दो। बट इसमें बिकॉज ये सारी पावर इवन है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। उसका मतलब क्या है कि इसमें एक पार्ट ऐसे भी बनेगा 2⁵, 3⁵, 7⁻10, और 2⁵, 3⁵, 7⁻10। ठीक है, अब तुम ये जो n1 है इसको दो पार्ट में ब्रेक करो। ये ठीक है, यू थिंक ऑफ एनीथिंग कि ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं। यू विल फाइंड कि अगर ये ऐसे ब्रेक हो रहा है तो एक बार ऐसे भी ब्रेक होगा। ठीक है, मतलब इसी को पलट के लिख दिया, वो दोनों केसेस बनेंगे। ये ठीक है, दो केसेस आएंगे। केवल ये केस ऐसा होगा, ये एक ही बार आएगा। ये ठीक है, ये पलट के नहीं आएगा क्योंकि इसमें पलटेंगे तो यही बनेगा वापस, तो ये डिफरेंट केस की तरह काउंट ही नहीं होगा। मतलब हमने एक बार ए को 2 5 दे दिया, सॉरी हमने ए को 2 2 2 5 बार दे दिया, 3 3 3 5 बार दे दिया, 7 7 7 10 बार दे दिया, तो बी के पास भी इतना ही बनेगा। ठीक है, तो ये ए को मिल जाए, वो तो ऑलरेडी इसी के अंदर मिला हुआ है, तो दोनों को बराबर बराबर मिला हुआ है। तो ये वाला जो केस है बस इसने गड़बड़ कर दिया, ये केवल एक बार आया, बाकी सारे केसेस 2 बार आए। तो इसीलिए सारे केसेस 2 2 2 2 बार आए, उनको जोड़ा तो इवन नंबर आएगा, और ये केस एक बार आया तो ऑड नंबर आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, बाकी सारे केसेस को तो हाफ से डिवाइड करना चाहिए और इसको फिर सेपरेटली ऐड करना चाहिए। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि ये एक ही बार काउंट हुआ है, तो हमने क्या किया, इसको एडिशनली एक बार और काउंट कर लिया। इसके अंदर सारे केसेस डबल काउंट हुए हैं, ये बस एक बार काउंट हुआ है, इसमें मैंने एक और जोड़ लिया, तो अब ये भी 2 बार काउंट हो गए। तो अब सारे केसेस 2 2 बार काउंट हो गए। अब 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी भी नलीफाई हो गए, ये भी नलीफाई हो गया अपने आप। अब जो आंसर आएगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, वही हमारा करेक्ट आंसर आएगा इस बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8th पार्ट। क्वेश्चन, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज 9th पार्ट। नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स विच आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। ये ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो 9th में क्या है, n क्या लिखा है, 2⁹9, 3⁻10, 7⁻20। इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, मान लिया a इंटू बी, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है या केवल 1 कॉमन होना चाहिए। तो मैं से बोलेंगे, जैसे हमने ब्रेक करने का मतलब क्या है कि ऑफकोर्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वापस n आ जाना चाहिए, ये तो कंडीशन है ही। अब हमने क्या किया, 2⁹9 उठाया, 2⁹9 को अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो पूरे का पूरा a को ही देना पड़ेगा या फिर पूरे का पूरा b को ही देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गया कि हमारे पास 3 तरह के फ्रूट्स हैं और हमें 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ए और बी में, विद ए कंडीशन कि उनके पास कोई भी कॉमन फ्रूट नहीं आना चाहिए। जैसे हमने पहले एप्पल उठाया, तो सारे के सारे एप्पल या तो हम ए को दे दें या सारे के सारे एप्पल बी को दे दें, ताकि उनके बीच में कुछ कॉमन फ्रूट ना आए। तो ऐसे यहाँ पे 2⁹9, अगर मान लिया मैंने 2⁶6 इधर दिया, 2⁵3 इधर दिया, तो इन दोनों के बीच में तो 2⁵3 कॉमन ही आ गया, तो फिर ये को प्राइम तो बचे नहीं।
तो इसलिए 2 को डिस्ट्रीब्यूट करने का कितना तरीका, 2, 3 को डिस्ट्रीब्यूट करने का 2, 7 को डिस्ट्रीब्यूट करने का 2, मतलब या तो ए को दे दिया या बी को दे दिया, 2 तरीका है। फिर 3 को डिस्ट्रीब्यूट करने का या तो ए को दे दिया या बी को दे दिया, 2 तरीका है। 7 को डिस्ट्रीब्यूट करने का फिर 2 तरीका है। तो आंसर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, ये ठीक है। बस अगर ऐसे बनाए, ये ठीक है, वो बीमारी यहाँ पे भी है कि अगर मान लिया ए आ गया 2⁹ और ये आ गया 3⁻10 इंटू 7⁻20, ये ऐसे अगर एक बार काउंट हुआ है तो 3⁻10 इंटू 7⁻20 इधर आ गया और 2⁹ इधर आ गया, ये भी अलग काउंट होगा। बट अगेन क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो ये दोनों जो पार्ट हैं वो एक ही गिना जाएगा, एक ही काउंट होगा, तो इसलिए केवल बाई 2 कर दिया। सो दिस विल बी 2⁻2 मतलब 4, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया 9th पार्ट। अब आते हैं हम 10th पार्ट पे, विच इज नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ n इज इक्वल्स टू x y z w इज इक्वल्स टू 2⁹9, 3⁻10, 7⁻20। तो देखो फीलिंग तो हमें आ जाएगी कि ये लिखना है या फिर ऐसे करके ये लिखा है a इंटू बी, एक ही बात है। वहाँ पे तो हम क्या बोलेंगे कि ये चीज़ें 2 लोगों में बांट रहे थे, a और b, और यहाँ पे दिस x y z w का प्रोडक्ट अगर ये है तो उसका मतलब क्या है कि ये चीज़ें हम 4 लोगों में बांट रहे हैं। ये चीज़ें क्या है, 9 आइडेंटिकल एप्पल हैं, 10 आइडेंटिकल ऑरेंजेस हैं, 20 आइडेंटिकल बनाना हैं, वो इन 4 लोगों में बांटना है। तो इंडिपेंडेंटली बांट सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में इसने x y z और w लिख दिया है, तो इस वाले केस में तो ऑर्डर्ड आएगा, मतलब यहाँ पे 2 आए, यहाँ पे 3 आए, या फिर उल्टा है, यहाँ पे 3 आए, यहाँ पे 2 आए, दोनों अलग अलग काउंट होगा। तो इस बार वो झंझट नहीं है कि नीचे हमें 2 से डिवाइड करना है, वो सब कुछ नहीं है। इस बार ऑर्डर्ड है, ये अनऑर्डर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसको तो हम मान सकते हैं 4 लोगों में ये 9 आइडेंटिकल चीज़ें बांटी, तो कितने तरीके हो जाएंगे, 4 लोग हैं, 3C3, 9 आइडेंटिकल चीज़ें दी हैं इसलिए +9, ये हो गया। फिर 4 लोगों में 10 आइडेंटिकल चीज़ें, तो 4 लोग हैं, 3C3 + 10। अच्छा, इसमें क्या है कि एप्पल का डिवीज़न जो है, मतलब एप्पल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर ऑरेंजेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। वो ये नहीं बोला कि एक बंदे को इतने फ्रूट मिलने चाहिए, कितना ही मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन इतने तरीके से 3⁻10 इतने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड 7⁻20 को इसी फॉर्मूले से इतने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे x y z w बराबर कितना आ गया, 2�9, 3⁻10, 7⁻20। एक सोल्यूशन इसका ये भी आ जाएगा कि x का वैल्यू 1 हो गया, ये हो गया 2�9, मान लिया ये हो गया 3 × 7⁻10, तो इसके पास बचा 3�9 × 7⁻10। ये एक तरीका हो गया, ये ठीक है। x बराबर 1, y बराबर इतना, z बराबर इतना एंड w बराबर इतना, ये एक तरीका हो गया इंटीग्रल सोल्यूशन निकालने। अच्छा, इंटीग्रल सोल्यूशन निकालने तो एक तरीका तो फिर ये भी हो गया, ये भी तो इंटीजर है कि x भी हो जाए माइनस, y हो जाए माइनस ऑफ दिस, और ये हो जाए, ये भी एक तरीका हो गया। तो कैसे काउंट करेंगे इसको, उसके लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमने x को साइन दिया, अब साइन देने के लिए प्लस भी दे सकते हैं, माइनस भी दे सकते हैं, 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो इंटू 2, फिर हमने y को साइन दिया 2, z को साइन दिया 2। अगर हमने x y z तीनों का साइन फिक्स कर दिया तो x y z का नेट साइन कुछ भी हो, w के पास एक ही ऑप्शन बचेगा साइन लेने का। जैसे ये टोटल चीज़ मिला के तो हमें पॉजिटिव ही चाहिए, तो अगर मान लिया ये तीनों ही नेगेटिव हो जाए तो w को मजबूरी में नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये चारों नेगेटिव होगा।
ये ठीक है, अगर ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव हो गया फिर। तो उसका मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड को तो हम इंडिपेंडेंटली प्लस माइनस कुछ भी देते जाओ, बस लास्ट में डब्लू को साइन देने से पहले हमने देख लिया कि अभी तक नेट साइन कितना आया है एक्स वाई जेड तीनों का मिला के। अगर वो पॉजिटिव आया है तो फिर डब्लू को पॉजिटिव जाएगा, अगर वो नेगेटिव आया है तो डब्लू को नेगेटिव जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा यही हो गया, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर विच इज 2 × 2 × 2 8, 12C3, 13C3, 23C3। ये ठीक है, ये आंसर हो गया। तो कितने पार्ट हो गए? 10। अब आते हैं 11th पार्ट पे। नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n विच आर ऑफ द टाइप 4k + 1। ठीक है, अब ये देखो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने वाली बात है कि n = 2⁻9, 3⁻10, 7⁻20। 4k + 1 का मतलब क्या है कि 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। तो है तो ये ऑड डेफिनेटली, ठीक है। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें तो जो 4k वाला पार्ट है वो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, बट ये जो 1 है ये तो बचा रहेगा। तो इसकी वजह से क्या बोलते हैं, मतलब ऑड हो गया, सीधा सा ये हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि जो भी डिवाइज़र आएगा उसमें 2 तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि 2 अगर हमने एक बार भी ले लिया तो ये तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। तो 2 इज़ रूल्ड आउट अगर मेरे को 4k - 1 चाहिए तो। ठीक है, अच्छा 3 किस टाइप का नंबर है? 3 है 4k - 1 टाइप नंबर। 4 से अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। ये ठीक है, 4k + 3 लिखो या 4k - 1 लिखो, एक ही बात है। तो उस हिसाब से 7 किस टाइप का नंबर है? ये भी 8 से एक छोटा है। 8 जो है 8 वो 4 का मल्टीपल हो गया, तो उससे एक छोटा ये भी 4k - 1 टाइप है। ठीक है, मान लिया हमने एक डिवाइज़र लिया 3² 7, मान लिया तो ये देखो 3² तो 4k - 1 का स्क्वायर और ये कुछ 4m - 1 कुछ ऐसे हो गया। तो जब इसको ओपन करेंगे ये ठीक है, तो ये 16k² - 8k + 1 और ठीक है। अब जब ये जो पूरा ये खुद 4 का मल्टीपल हो गया तो उसको नया 4k1 बोल सकते हैं +1 और ये हो जाएगा 4m - 1। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16k1m हो गया प्लस 4m हो गया माइनस 4k1 हो गया -1 हो गया। तो देखो ये वाला जो पूरा चीज़ है ये तो फिर 4 का मल्टीपल हो गया, तो 4k2 बोल दिया -1। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि हमारा डिवाइज़र किस टाइप का होना चाहिए? 4k + 1। तो अगर हमने ये डिवाइज़र लिया 3² × 7, तो हमारा 4k - 1 टाइप डिवाइज़र आएगा। मतलब ये डिवाइज़र एक्सेप्टेबल नहीं है, ये नहीं चलेगा, ये काउंट हमें नहीं करना है। ठीक है, अब देखो इसमें फिर हम काउंट कैसे करेंगे। ये तो हमें समझ में आ गया होगा कि 3 को अगर हमने इवन बार लिया तो 4k - 1 को 4k - 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k + 1 बन जाएगा। 4k - 1 टाइप नंबर को 4k - 1 टाइप नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4k + 1 बन जाएगा। दूसरा तरीका बोलने का कि अगर हमने कोई भी नंबर लिया 4k - 1 टाइप, उसका अगर हमने इवन पावर लिया तो इवन पावर में क्या होगा? 4k - 1 4k - 1 4k - 1 इवन बार लिखा होगा। तो जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 1 1 1 1 वाला पार्ट मल्टीप्लाई होगा वो प्लस के साथ आएगा, इसलिए 4k + 1 टाइप नंबर आएगा।
अगर 4k -1 को ऑड पावर लें हम, या फिर 4k -1 को 4k -1 से ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करके जैसे 3 बार 5 बार, तो अल्टीमेटली 4k -1 ही रहेगा। जैसे यहाँ पे इस पूरे को हम ट्रीट कर सकते हैं कि 4k -1 टाइप नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो नेट नेगेटिव आया। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली हमारे पास क्या पता लगा, ये भी 4k -1 टाइप है, ये भी 4k -1 टाइप है। तो इसमें से जो भी डिवाइज़र उठेगा उसमें अगर 3 पे पावर इवन है, तो जो 3 वाले की वजह से जो 4k वाला जो फैक्टर आएगा वो खुद ही 4k +1 आएगा। तो फिर 7 की वजह से भी 4k +1 वाला फैक्टर ही आना चाहिए। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि अगर 3 पे पावर हमने जो भी डिवाइज़र लिया है, अगर 3 पे पावर इवन लिया है तो 7 पे भी इवन लेना पड़ेगा, अगर 3 पे ऑड लिया है तो 7 पे भी ऑड लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये, ठीक है। तो मतलब आंसर क्या हो गया 11th पार्ट का, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिवाइजर्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिवाइजर्स इज इक्वल्स टू, या तो 3 और 7 दोनों पे इवन पावर लिया, तो 3 पे इवन पावर लेने का कितना ऑप्शंस हैं? 6, या तो 0 लिया, 2 4 6 8 10, 6 ऑप्शन है। और 7 के पास कितने ऑप्शन है? 11, 0 से लेके 20 तक, इवन वाले नंबर 0 2 4 ऐसे करके ना। तो या तो इवन लिया तो पहले को 6 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं और दूसरे को 11 तरीके से, या फिर मतलब ऑप्शन है। तो ये कौन सा तरीका है? 7 पे पावर इवन है, 3 पे पावर, मतलब उल्टा लिख दिया, पहले 3 पे पावर इवन है तो इसलिए इतने तरीके हो गए, 7 पे पावर भी इवन है तो इतने तरीके हो गए। या फिर अगर 3 पे ऑड है तो ऑड कितने तरीके से लिख सकते हैं? 5, और इसमें कितने तरीके से ले सकते हैं? 10। 7 के ऊपर अगर मेरे को ऑड पावर लेना है तो 1 3 5 7 ऐसे करके 19 तक जा सकते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10। ये ठीक है। इसमें किसकी वजह से हो गया ये? 3 2k + 1 ऑड पावर एंड 7 2m + 1 ऑड पावर। तो नेट आंसर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 66 + 50, तो 116। तो 116 नंबर ऑफ डिवाइजर्स होगा जो 4k -1 टाइप होगा, सॉरी 4k +1 टाइप होगा। सही है। ये हो गया हमारा 11th पार्ट। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, विच इज 12th पार्ट, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n विच आर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब इजी से ही क्वेश्चन बचा है। अगर हमने 11th पार्ट ढंग से समझ में आया तो 12th तो फिर बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 12th में क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n विच आर परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो भी डिवाइज़र आएगा वो इस टाइप का आना चाहिए कि 2^2m, 3^2k, 7^2n। तो 2 3 और 7 के ऊपर इवन पावर आनी चाहिए, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ना। तभी इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 2 2 हट जाएगा। तो इवन पावर नंबर ऑफ डिवाइजर्स इज इक्वल्स टू, हाँ, इवन पावर लेने के लिए 2 के पास कितने ऑप्शन हैं? 2 की पावर 0 से लेके 8 तक जा सकती है, तो 0 2 4 6 8।
तो 5 ऑप्शन हो गए। तो 2 का पावर सेलेक्ट करने का 5 ऑप्शन हो गया। 3 का पावर सेलेक्ट करने का तो अभी हमने बताया था कि अगर इवन पावर सेलेक्ट करना है तो 6 ऑप्शन हो गया। ये ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8, 10। और ऐसे ही 7 का पावर सेलेक्ट करने का भी 11 ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया 330। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चलो 1-2 लिख लेते हैं। 13 पार्ट। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स वाई बराबर n वेयर x, y belongs to natural number and x is greater than y। तो इसने क्या बोला कि एक्स वाई इज इक्वल टू एन के, वही मतलब जैसे एन को 2 ऑर्डर्ड पेयर में ब्रेक करना है, इस बार 2 पार्ट में ब्रेक करना है, और जो पहला पार्ट है वो दूसरे पार्ट से बड़ा होना चाहिए। तो सोल्यूशन लिख लिया, x इंटू वाई बराबर n लिखा है। इस बार प्लस माइनस का झंझट नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, ये वाला n तो यही वाला n है। ठीक है, दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो एक्स वाई इज इक्वल टू एन लिखा है, तो क्या क्या हो सकता है? या तो x y से बड़ा होगा, या x y से छोटा होगा, या x y के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ लिख लिया हमने 2 रेज़ टू पावर n, 3 रेज़ टू पावर 10, 7 रेज़ टू पावर 20। अब इसमें देखो x और y बराबर तो हो ही नहीं सकता। अगर x और y बराबर है तो फिर उसका मतलब क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि फिर लेफ्ट हैंड साइड पे तो x और y अगर हम बराबर कर दें तो इंटीजर का स्क्वायर आ जाएगा ना। यहाँ पे तो कुछ ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो दिस इज रूल्ड आउट, ये हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक्स ग्रेटर देन वाई या फिर एक्स लेस देन वाई, ये पॉसिबल है, और ऑफ कोर्स पॉसिबल है, कुछ ना कुछ तो हो गई ना। सिमिट्री से इसके जितने केसेस आएंगे एग्जैक्टली उतने ही केसेस इसके आएंगे। मतलब एक्स का नाम एक्स है, इससे मैथमेटिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथमेटिक्स तो ये देखेगा 2 वेरिएबल है जिनका प्रोडक्ट ये है, तो जो मैथमेटिक्स है वो इन दोनों वेरिएबल के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं करेगा। तो x जब y से बड़ा होगा, इसके नंबर ऑफ केसेस अगर 100 आ रहे हैं, तो जब y x से बड़ा होगा, इसके नंबर ऑफ केसेस भी 100 आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन किस में बॉयल डाउन हो गया कि इसको हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना है, उससे तो इन दोनों के सोल्यूशंस आ जाएंगे टोटल, और उसको हाफ कर दिया, क्योंकि आधे केसेस में x बड़ा होगा, आधे केसेस में y बड़ा होगा। तो रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा? इन चीज़ों को 2 लोगों को बांटना है, तो 2 रेज़ टू पावर 9 को 2 लोगों में बांटने का कितना तरीका हो जाएगा? 10, 11, 21 अपॉन 2। ये ठीक है, अपॉन 2 क्यों बोला? वही कि आधे केसेस में x बड़ा होगा एंड आधे केसेस में y बड़ा होगा, इसलिए बाई 2 किया है। ठीक है, और अगर हमें ये समझ में आ गया है तो 14 पार्ट में हम क्या बोल सकते हैं? यही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2n वेयर x, y आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड x इज लेस देन y। ठीक है, फिर सोल्यूशन, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 2n का मतलब क्या? एक 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो याद आएगा 2 रेज़ टू पावर 10, 3 रेज़ टू पावर 10, 7 रेज़ टू पावर 20।
तो इसमें भी जो आंसर आएगा वो या तो एक्स वाई से बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है, तो बस इस बार क्या डिफरेंस है कि इस बार बराबर भी हो सकता है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इस बार दिस इज़ पॉसिबल, बट ये एक ही बार पॉसिबल होगा, मतलब एक ही केस ऐसा होगा जिसमें एक्स और वाई बराबर है, जिसमें एक्स बराबर वाई बराबर 2⁵, 3⁵ इंटू 7⁻10 होगा। ठीक है, बाकी के केसेस में या तो एक्स वाई से बड़ा होगा या फिर एक्स वाई से छोटा होगा। एंड अगेन एज क्वेश्चन इज सिमेट्रिक इन एक्स एंड वाई, तो जब एक्स वाई से बड़ा है उसके जितने केसेस आएंगे उतने ही केसेस इस बात के आएंगे जब वाई एक्स से बड़ा है। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर टोटल केसेस, तो ऑफ कोर्स वही आएंगे 11, 21। ये तो टोटल केसेस हो गए, ये वाला ये वाला ये वाला, तो इसमें से हमने एक केस घटा दिया, ये वाला। सही है, अब ये दोनों बचे, तो ये दोनों सिमिट्री से आधे आधे होगा, आधे में एक्स वाई से बड़ा होगा आधे में छोटा होगा, तो नेट आंसर ये होगा। तो नेट आंसर इज 11 × 11 × 21 -1।